योर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास में हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के साथ साथ किस तरीके का प्रिवेंशन होता है वो सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कल जो RML का पेपर था उसके पहले MP NHM का पेपर हुआ। ये दोनों जगह के पेपर हैं जो लीक हुए हैं। तो अभी अब अपकमिंग टाइम में जहाँ पर भी एग्ज़ाम है, आई थिंक राजस्थान में नेक्स्ट CHO एग्ज़ाम होने वाला है। तो आई होप कि वहाँ का पेपर लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक होने का जितना इफेक्ट जो भी लोग पेपर देने जाते हैं, इवन जो लोग अब अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देंगे उन पर भी पड़ता है, क्योंकि आपके अलग अलग एग्ज़ाम जो होते हैं वो डिले होते जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ की। बट अभी तक RML की वेबसाइट आप लोग चेक करते रहिए, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया था जो RML लखनऊ का एग्ज़ाम होने वाला है, कि वो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है नहीं, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट हो गई थी, सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर नहीं हो पाया है। ऐसे ही MP NHM में हुआ था कि एक शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो आपका पेपर ही नहीं हुआ है। तो आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर आपके फर्स्ट एड, न्यूट्रिशन, ऑल ओवर ऐसे ऐसे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है, व्हाट कैन हैपन इफ़ एक्सपोज्ड टू आर्सेनिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यदि आप आर्सेनिक में लंबे टाइम तक रहते हैं तो वो क्या होने का डर ज़्यादा होगा? स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की स्किन कैंसर। आर्सेनिक सभी ने पढ़ा है कि आर्सेनिक एक क्या है, धातु है। तो यहाँ पर आर्सेनिक है जो क्या कॉज कर सकता है, कौन सा कैंसर है जो कॉज कर सकता है? यदि आप लंबे टाइम तक आर्सेनिक में रहते हैं तो आपको ये 2 या 3 तरीके का कैंसर कॉज करेगा। फर्स्ट होता है ब्लैडर, यदि आपके पानी में या फिर आपके पानी के थ्रू आपके अंदर आर्सेनिक गया तो यहाँ पर एक तरीके की आपको पॉइजनिंग कॉज करेगा। तो इसके कारण यदि लंबे टाइम तक आप रहते हैं आर्सेनिक के कांटेक्ट में, या फिर वो आर्सेनिक मिक्स्ड पानी पीते हैं, तो यहाँ पर या फिर आप मेडिकल में भी आर्सेनिक के एक्सपोजर में आते हैं, तो आपको स्किन कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होगा। ब्लैडर कैंसर कब होगा? यदि आपके पानी में आर्सेनिक है। ब्लैडर कैंसर कब होगा? जब आपके पानी में आर्सेनिक है, वो पानी आप पीते हैं लंबे टाइम से, तो आपको होगा। लेकिन यदि आप एक्सपोज्ड की बात हो रही है, लंबे टाइम तक आर्सेनिक में रहते हैं, या फिर आपको जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पे आर्सेनिक है, तो वहाँ पर आपको स्किन कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होगा। कौन सा? स्किन कैंसर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट प्रेजेंट इन अ फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट प्रेजेंट इन अ फर्स्ट एड किट। जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें कौन से आइटम्स नहीं होते हैं? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, एंटीसेप्टिक वाइप्स, बैंडेज, मास्क फॉर ब्रीदिंग, या फिर बर्न ऑइंटमेंट। जो फर्स्ट एड किट होती है, फर्स्ट एड किट होती है उसमें क्या नहीं होगा? तो फर्स्ट एड किट में आपके जो आइटम्स होते हैं, एंटीसेप्टिक वाइप्स होगा, बैंडेज होगा, ट्विजर्स होगा, अधेसिव टेप रहेगा, और भी जो आपकी बेसिक किट में आपकी मेडिसिन रहेंगी, पैरासीटामोल होगा आपके। लेकिन यहाँ पर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो आपकी इसमें नहीं होगी। गॉज होगा, एंटीबायोटिक होगा, ग्लव्स रहेंगे आपके, इलास्टिक बैंडेज होगी, अधेसिव बैंडेज होगी, स्प्लिंट होंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट एड किट है इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस प्रेजेंट नहीं होगी। आई पैचेस भी आपके फर्स्ट एड किट में रहेगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो IUCD जो डिवाइस है वो इसमें आपकी इंक्लूड। यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइजेबल फॉर ट्रीटिंग फर्स्ट डिग्री बर्न। तो इनमें से क्या है जो फर्स्ट डिग्री बर्न के पेशेंट के लिए आप एडवाइज नहीं कर सकते हैं? कूलिंग द बर्न विथ रनिंग वाटर, कवरिंग द बर्न विथ स्टेराइल गॉज, बैंडेज और क्लीन क्लॉथ, अप्लाइंग द आइस, या फिर ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। फर्स्ट डिग्री बर्न के पेशेंट में आप रनिंग वाटर से ठंडा कर सकते हैं, ठंडा पानी पिला सकते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दे सकते हैं, स्टेरॉइल गॉज से बैंडेज कर सकते हैं, क्लीन क्लॉथ से बैंडेज कर सकते हैं,
लेकिन कभी भी आइस अप्लाई नहीं करेंगे आपने ये चीज़ देखी होगी। इवन आप भी अपने घर में कुछ भी गर्म आइटम छूने से या फिर किसी भी रीजन से जल जाते हैं तो आप वहाँ पे आइस तुरंत नहीं लगाएंगे। आइस की जगह आप कुछ ठंडे आइटम्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप आइस अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्लिंग। तो इनमें से स्लिंग का टाइप कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है यहाँ पर कफ एंड कॉलर स्लिंग, फिगर ऑफ 8 स्लिंग, शोल्डर स्लिंग या फिर आर्म स्लिंग। तो स्लिंग का मतलब होता है जनरली आपने बैग तो देखे होंगे जो टांगने वाले बैग रहते हैं। तो यहाँ पर टांगने वाले बैग की बात नहीं हो रही, आपके शोल्डर पे आप वन साइड बैग लटका लेंगे, बैग की बात नहीं हो रही, मेडिकल में यूज़ होने वाला स्लिंग है। तो यहाँ पर जो टाइप नहीं है वो कौन सा है, वो फिगर ऑफ 8 स्लिंग। ये देखिए फिगर ऑफ 8 स्लिंग। बाकी जो स्लिंग है वो मैं आपको विथ इमेज के होते हैं। आर्म स्लिंग रहेगा आपका इस तरीके से, शोल्डर स्लिंग, यहाँ पर आपको यदि शोल्डर के लिए सपोर्ट किया जाना है तो ट्रायंगुलर स्लिंग रहेगा, कफ एंड कॉलर स्लिंग रहेगा। लेकिन जो आपका नहीं है वो क्या है, फिगर ऑफ 8 स्लिंग। क्लियर। ये देखिए ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके से स्लिंग रहेगा आपके, जो हैंड को सपोर्ट करेगा। फिर यहाँ पर है आपका शोल्डर स्लिंग, यदि आपके शोल्डर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्लूइड फॉर द बर्न एडल्ट पेशेंट एज पर पार्कलैंड फॉर्मूला है। तो फर्स्ट एड का क्वेश्चन है आपको कि एज पर पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बर्न पेशेंट में जो आप फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं तो जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है, पार्कलैंड फॉर्मूला। और उस पार्कलैंड फॉर्मूला के तहत यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो पार्कलैंड फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, कई बार आपको आया है। यदि आप बर्न परसेंटेज के अकॉर्डिंग या फिर एग्जैक्ट कितना बर्न एरिया हुआ है तो आपने एक तो पढ़ा है रूल ऑफ 9 यूज़ किया जाता है, दूसरा आप पार्कलैंड फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे कि कितना बॉडी सरफेस जला हुआ है और कितना हमें फ्लूइड देना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करता है पार्कलैंड फॉर्मूला को वो है 4 ml ऑफ रिंगर लैक्टेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। कितना परसेंटेज टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड किया जाएगा। 4 ml RL रिंगर लैक्टेट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो क्या है, पार्कलैंड फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेथ कैन अकर बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग। तो जो डूबने के कारण डेथ होती है, पानी में डूबने के कारण बहुत सारी डेथ होती हैं, स्पेशली आप ये सब जो ड्राउनिंग वाली डेथ है आप बरसात के मौसम में देखिए, स्पेशली बच्चों के साथ ये घटना घट जाती है। तो ड्राउनिंग के कारण जो डेथ होती है वो किस टाइप की होगी, इलेक्ट्रिकल, एस्फेक्सिया डेथ, नेचुरल या फिर केमिकल डेथ। केमिकल डेथ का मतलब होगा कि जब आप किसी केमिकल फैक्ट्री में जाते हैं वहाँ पे आपका कुछ भी रीज़न से या तो केमिकल इंजेस्ट हो गया, इनहेल हो गया, कुछ भी रीज़न से डेथ होती है तो वो नेचुरल में आपको एज एन ओल्ड एज पर्सन होंगे या फिर नेचुरली आपकी डेथ होती है वो होगी। इलेक्ट्रिकल में आपको करंट लगने से डेथ होगी वो होगी। एस्फेक्सियल मतलब ब्रीदिंग, दम घुटने के कारण जो डेथ होती है वो होती है ड्राउनिंग में। पानी में जब आप डूबते हैं या फिर जो भी डेथ होती है पानी में डूबने के कारण वो होती है एस्फेक्सियल डेथ, दम घुटने के कारण होने वाली डेथ की जो सांस है वो आप ले ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज which of the following bandage in woven in a continuous circle to hold dressing or splint onto limbs or to provide support to sprain and strain and to stop the bleeding। तो कौन सी बैंडेज हैं जो कंटिन्यूस सर्किल में रहेंगी, होल्ड करेंगे, जब आप लिम्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, स्प्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है तो इसको स्टॉप करने में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगुलर बैंडेज, रोलर बैंडेज, ट्यूब बैंडेज की कंप्रेशन बैंडेज, कौन सी बैंडेज का आप यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस सर्किल शेप में रहेगी, यहाँ पर ये भी कहा है इन्होंने, जो कि ड्रेसिंग को होल्ड करने में यूज़ की जाती है। साथ ही साथ स्प्लिंट्स यदि लिम्स के लिए या फिर स्प्रेन है, स्ट्रेन है तो उसको सपोर्ट करने में यूज़ की जाएगी तो वो कहलाएगी ट्यूब बैंडेज। इस तरीके से रहेगी, जो क्या है ये ट्यूब बैंडेज। ये वाली कहलाएगी आपकी रोलर बैंडेज।
कौन सी, सॉरी ये आपकी कंप्रेशन बैंडेज है। यदि आपको स्प्लिंट स्प्रेन कुछ भी होता है, आपको दर्द होता है तो आप बांध लेते हैं, तो ये कहलाती है आपकी कौन सी, कंप्रेशन बैंडेज। फिर आती है वाली बैंडेज, तो इसका यूज़ जनरली जब भी आपको कुछ इंजरी लगी हो, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, और ये कहलाती है रोलर बैंडेज। फर्स्ट इमेज है आपकी ट्यूब बैंडेज की, सेकंड है कंप्रेशन, थर्ड वन इज़ द रोलिंग, और जो लास्ट में है ट्रायंगुलर बैंडेज, इस तरीके से यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ द ड्राई बैंडेज इज डन। ड्राई बैंडेज क्यों की जाती है, टू स्टॉप द ब्लड फ्लो, इन ऑर्डर टू स्टॉप प्रेशर टू द वुंड या फिर टू प्रिवेंट द वुंड। तो ड्राई बैंडेज की जाती है ब्लड फ्लो को स्टॉप करने के लिए। जो ड्राई बैंडेज होती है, वेट और ड्राई ड्रेसिंग के नाम से भी हम जिसको जाने, तो ये क्या है, ब्लड फ्लो को स्टॉप करने के लिए। तो यदि ड्रेसिंग यहाँ पर है तो कोई ड्राई बैंडेज की बात, लेकिन यदि ड्रेसिंग की बात करें तो दो तरीके की ड्रेसिंग होती है, एक होती है वेट ड्रेसिंग और दूसरी होती है ड्राई ड्रेसिंग। तो वेट टू ड्राई और ड्राई ड्रेसिंग, तो यदि वेट टू ड्राई ड्रेसिंग आप करते हैं तो मॉइस्ट गॉज को आप यूज़ करके जो बैंडेज कर सकते हैं, और ये जनरली यूज़ की जाती है जो डेड टिश्यू है उनको रिमूव करने के लिए, ताकि ड्रेनेज जो बाहर आता है उसके थ्रू डेड टिश्यू को हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरी होती है ड्राई ड्रेसिंग, जिसमें जनरली कोई इन्फेक्शन हो या फिर ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो बैंडेज की जाएगी वो क्या होगी, ड्राई ड्रेसिंग। तो यहाँ पर भी है कि ड्राई बैंडेज किसके लिए यूज़ हो रही है, ब्लड फ्लो को स्टॉप करने के लिए, प्रेशर ऑफ वुंड के लिए, या फिर वुंड को प्रिवेंट करने के लिए वेट ड्रेसिंग यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRAB इन फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में DRAB का मतलब क्या है, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग, डेंजर रिएक्ट एयरवे एंड ब्रीदिंग, ड्रैग रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग, या फिर ड्रैग रिएक्ट अटैक एंड ब्रीदिंग। तो DRAB आपको फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट एड में कोई इमरजेंसी हुई है, या फिर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में जहाँ से आपको फर्स्ट एड के तौर पर केयर देनी है, तो आपका जो ड्रैब होगा इसका मतलब होगा डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे एंड ब्रीदिंग। आपके 4 क्लासिकल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ड्रैब के थ्रू आप पर्सन को फर्स्ट एड केयर दे सकते हैं। डेंजर देखना है कितना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, प्रॉपर तरीके से एयरवे मेंटेन है या नहीं, या फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, ये सब क्या है फर्स्ट एड में ड्रैब का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट वन इज ग्रिफिथ मेंटल डेवलपमेंट। क्या है यहाँ पर, ग्रिफिथ मेंटल डेवलपमेंट स्केल। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग दैट इज यूज्ड टू असेस द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन फ्रॉम। तो जो यहाँ पर ग्रिफ्थ की मेंटल डेवलपमेंटल स्टेज है, सॉरी मेंटल डेवलपमेंट स्केल है, अकॉर्डिंग टू दैट, तो यहाँ पर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन को किस एज के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, बर्थ टू 10 ईयर, बर्थ टू 5 ईयर, बर्थ टू 8 ईयर, या फिर बर्थ टू 90 ईयर। तो यंग यहाँ पर कहा है कि यंग चिल्ड्रन से, तो बर्थ से 8 साल तक, कितना, जन्म से लेके 8 साल तक, अकॉर्डिंग टू जो ग्रिफिथ की डेवलपमेंटल स्केल है, अकॉर्डिंग टू दैट जो मेंटल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो एज कंसीडर की जाएगी वो क्या होगी, बर्थ से 8 ईयर तक की। कौन सी, बर्थ टू 8 ईयर तक की। अब जो ग्रिफिथ की मेंटल डेवलपमेंट स्केल है, इसके अकॉर्डिंग इन्फेंसी और यंग चिल्ड्रन को जन्म से लेके 8 साल तक की एज में उनका मेंटली किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्या माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं बच्चे मेंटली, उनमें क्या नए नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें जन्म से लेके 8 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ की जाती है, बर्थ टू 8 ईयर तक। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट डज वॉस अचीव्ड बाय द WHO स्टैंड फॉर। तो वॉस का फुल फॉर्म पूछा है, जो WHO यूनिसेफ के थ्रू लाया गया था। तो इसका जो मेन, या फिर हम ये कह सकते हैं मेन एम था कि जो प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन, हाइजीन, पानी को लेके कि इससे जो पानी से जो बीमारी होती है उनसे बचा जा सके। तो वॉस का फुल फॉर्म होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये WHO और यूनिसेफ के कॉम्बिनेशन, या फिर दोनों के एक साथ कम करने के बाद इस इनिशिएटिव को लाया गया था, वॉस इनिशिएशन, जिसका नाम है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो इसके थ्रू जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG 17,
तो उसके तहत ये भी हमें अचीव करना है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैथोजन रिमेन्स वायबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड आउटसाइड द होस्ट। कौन से टाइप के पैथोजन है जो लंबे टाइम तक जिंदा रहेंगे आउटसाइड द होस्ट के, किसी पर्सन के बाहर लंबे टाइम तक जिंदा रहेंगे, वायबल रहेंगे। तो ये कौन से पैथोजन है? लेटेंट, नॉन लेटेंट, नॉन परसिस्टेंट या फिर परसिस्टेंट पैथोजन। तो यहाँ पर कौन से पैथोजन होंगे जो कि लंबे टाइम तक क्या है, लंबे टाइम तक वायबल रहेंगे? तो ये कहलाएंगे यहाँ पर परसिस्टेंट पैथोजन। कौन से? परसिस्टेंट पैथोजन, जो जैसे कि HIV के वायरस हो गया, जो लेप्रोसी उसका वायरस बैक्टीरिया हो गया, TB का बैक्टीरिया हो गया, ये सब किस में आएंगे? परसिस्टेंट पैथोजन में। फिर एक होता है लेटेंट। जो फर्स्ट है लेटेंट का मतलब वो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन साइकिल, जैसे कफिंग स्नीजिंग वाला हो गया, ये सब क्या है? बहुत ही कम ड्यूरेशन में। तो ये चीज़ें जो लेटेंट इन्फेक्शन है या फिर ये जो यहाँ पर अलग अलग पैथोजन दिए गए हैं, ये सभी डिपेंड करता है किस पर? डिसीज़, कौन सी डिसीज़ है या फिर उनका क्या इंक्यूबेशन पीरियड है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम तक वायबल पीरियड वाले हो जो भी पैथोजन्स रहेंगे क्या कहलाएंगे? परसिस्टेंट पैथोजन। शॉर्ट टर्म के लिए वो लेटेंट। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल ट्रीटमेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल डज नॉट रिक्वायर। कौन सा थर्मल ट्रीटमेंट है जिसमें डिस्पोजल के लिए यूज़ नहीं किया जाता? गैसिफिकेशन, इंसिनरेशन, क्लोरोलाइसिस या फिर पायरोलाइसिस। तो यहाँ पर जो डिस्पोजल के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा वो होगा पायलोलाइसिस। पायलोलाइसिस एक ऐसी हीटिंग मेथड होती है जिसमें बिना गैस ऑक्सीजन का यूज़ किए क्या है, मेटल्स को गलाया जाता है, स्पेशली हम इसको यही कह सकते हैं। तो क्या डिस्पोजेबल के वेस्ट डिस्पोज के लिए कोई मेथड नहीं है। क्लोरीन यूज़ किया जाता है, इंसिनरेशन में भस्मीकरण किया जाता है, गैसेस यूज़ की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पायरोलाइसिस नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सी नहीं है? जैपनीज इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, लीशमानियासिस या फिर कोलेरा। तो यहाँ पर जो कोलेरा है क्या है? वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं, मतलब इसके लिए वेक्टर की ज़रूरत नहीं। इसका जो कॉज है वो डायरेक्ट विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया होगा, तो ये वेक्टर बॉर्न नहीं है। यहाँ पर जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? कुछ मॉस्क्यूटो यहाँ पर वेक्टर का काम करते हैं, जैसे कि एडीज चिकनगुनिया के लिए, डेंगू फीवर, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका, इन सभी के लिए क्या है? डेंगू जो कि एक वेक्टर का काम करेगा। एनाफ्लीज मलेरिया और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए क्यूलेक्स, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस और वेस्ट नाइल फीवर, ये सभी किसके हैं? वेक्टर। तो ये हैं क्यूलेक्स के डिसीज है, सॉरी ये क्यूलेक्स इनका क्या होगा? वेक्टर हो गया। लेकिन जो यहाँ पर कोलेरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द 4C फॉर गुड फूड हाइजीन। तो गुड फूड हाइजीन के लिए 4C कौन से हैं? क्लीनिंग, कुकिंग, कल्चरिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन, क्लीनिंग, कुकिंग, कटिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन, क्लीनिंग, कुकिंग, कॉम्पैक्ट पैकिंग, क्रॉस कंटामिनेशन या फिर क्लीनिंग, कुकिंग, चिलिंग, क्रॉस कंटामिनेशन। 4C होते हैं फूड हाइजीन के लिए, तो वो होते हैं क्लीनिंग, कुकिंग, चिलिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। क्लीनिंग का मतलब जहाँ आप खाना बना रहे हो वो एरिया क्लीन हो, क्या बनता है वो कुकिंग हो गई आपकी, क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना है, और चिलिंग। तो क्या होगा? 4C होगा फूड सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट साइंटिफिक असेसमेंट ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल एंड केमिकल हैजार्ड दैट फॉर्म द बेसिस फॉर इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर क्या है जो इंडिपेंडेंटली साइंटिफिक तरीके से आपको कोई भी स्पेशली खाना को लेके केमिकल हैजार्ड से बचाने के लिए एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, वो क्या है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ नेटवर्क या फिर सेफ्टी एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये काम करता है क्या, कोडेक्स, क्या है, कोडेक्स एलिमेंट्रस या फिर कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन, जो कि इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड के लिए FAO एंड WHO ने 1963 में बनाया था, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी हेल्थ को कोई भी खतरा ना हो फूड के कारण। तो यहाँ पर क्या है, कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एक्यूट ब्लडी डायरिया। तो एक्यूट ब्लडी डायरिया के लिए कौन सा नाम है, जो दूसरा नाम है, कोलेरा, राइस स्टूल, परसिस्टेंट या फिर डिसेंट्री। तो ब्लडी डायरिया के लिए क्या है, डिसेंट्री, क्या है, ब्लडी डायरिया के लिए डिसेंट्री। डायरिया जब 15 दिन से ज़्यादा हो जाए तो परसिस्टेंट डायरिया। राइस वाटर स्टूल फीचर है किसका, कोलेरा का। पी सूप पूछा तो टाइफाइड का, राइस वाटर किसका है, कोलेरा का। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ दीज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, अननोन टू नोन, पार्टिसिपेशन, क्रेडिबिलिटी, रीइंफोर्समेंट। तो हेल्थ एजुकेशन का जो प्रिंसिपल नहीं है वो है अननोन टू नोन, पार्टिसिपेटेबल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, नॉन टू अननोन होना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन कभी भी अननोन टू नोन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आप जानते हैं उससे ना जानने वाली चीज़ की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका अननोन टू नोन। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियास। तो पैंक्रियास सबको पता है, मैंने कल ही क्लास में पढ़ाया था कि ये 2 तरीके का काम करती है, एंडो और एक्सो। तो यहाँ पर जो पैंक्रियास का कौन सी यूनिट्स हैं एज एन एक्सोक्राइन पैंक्रियास का काम करेंगी, एसिनस एंड इट्स ड्रेनिंग डक्ट्यूल, लोब्यूल्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पल्प एंड पल्प बी। तो एक्सोक्राइन का काम करता है पैंक्रियास का कौन सी यूनिट, एकिनस एंड इट्स ड्रेनिंग डक्टल। क्या काम करेंगी, एक्सोक्राइन का काम करेंगी। एंडोक्राइन है जो हार्मोन रिलीज करेगा, जिसमें आपके सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन आएगा, लेकिन जो एक्सोक्राइन पैंक्रियाज है ये एंजाइम्स को रिलीज़ करेगी। तो यहाँ पर जो हिस्सा है जो उन एंजाइम्स को रिलीज़ करता है वो एसिनस एंड इट्स ड्रेनिंग डक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द बॉल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बॉल किसकी बनी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो वॉल है वो बनी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लिम्फेटिक ऑर्गन। तो लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है, लिवर, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस या फिर पैंक्रियास। लिम्फेटिक ऑर्गन है थाइमस, क्या है, थाइमस। थाइमस से रिलेट करती हुई एक सर्जरी आपको एग्जाम में आती है। दूसरा है यहाँ पर आपको थाइमस जो एक ग्लैंड है, एक ऐसी ग्रंथि है जो आपकी एज के साथ साथ विलुप्त होती जाती है आपकी बॉडी में, आपको याद रखना है, आपको आता है, मे भी हो सकता है राजस्थान CHO में आ जाए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप AB। ब्लड ग्रुप AB में कौन सा एंटीजन रहेगा, तो ब्लड ग्रुप AB में जो एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन O, एंटीजन A एंड B, एंटीजन B या फिर एंटीजन A। तो यदि आपको ब्लड ग्रुप की खोज पूछे कोई तो वो की थी लैंड स्टीनर ने, किसने, लैंड स्टीनर ने, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिनको इसके लिए मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला था, लैंड स्टीनर। अब यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, तो होगा एंटीजन A एंड एंटीजन B। अब यहाँ पर ये देखिए आपका ओनली ब्लड ग्रुप में A में पूछें तो A एंटीजन होगा, एंटीबॉडीज B होंगी। फिर ब्लड ग्रुप B में पूछें तो B एंटीजन, एंटीबॉडी A होगी। A B में पूछा है तो एंटीजन A भी होगा, एंटीजन B भी होगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होंगी। O में एंटीजन C नहीं होंगे और एंटीबॉडीज A होगी और एंटीबॉडीज B होंगी। तो याद रखें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में आता है। जरूरी नहीं कि AB का पूछ हो सकता, O का पूछ लें। तो O में यदि पूछे कि क्या एंटीजन होंगे तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, इसमें एंटीबॉडीज होंगी। नेक्स्ट वन, प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज। तो प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में क्या कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी या फिर साइटोस्केलेटन। तो ये कहलाते हैं साइटोस्केलेटन, क्या है, साइटोस्केलेटन।
नेक्स्ट वन इज द ब्रथ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर डायरिया पर्सन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रथ? तो ब्रथ का फुल फॉर्म पूछा है, जो डाइट है डायरिया के मरीज को दी जाती है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका बनाना रागी एवोकाडो टोस्ट, बनाना राइस एप्पल सॉस टोस्ट, बनाना राइस एप्पल सॉस टोस्ट, सॉरी बनाना रागी एप्पल सॉस टोस्ट या फिर बनाना राइस एवोकाडो टोस्ट। तो जो ब्रथ डाइट है ये एग्जाम में आती है, किस मरीज को दी जाती है? डायरिया जिसको लूज मोशन हो रहे हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है बनाना राइस एप्पल सॉस एंड टोस्ट। ये क्या है? ये एनर्जेटिक डाइट तो है ही, लेकिन इनमें लो फाइबर रहेगा, जिससे पेशेंट को डायरिया होने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट वन, द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट मेल इज। तो पर डे एक एडल्ट को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 75 ग्राम पर डे, 50 ग्राम पर डे, 80 ग्राम पर डे या फिर 60 ग्राम पर डे। तो एक एडल्ट मेल को पर डे 60 ग्राम जो प्रोटीन लेना चाहिए, वो आपके खाने की अलग अलग चीज़ों से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द प्लूरल फ्लूइड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आर द एग्जाम्पल ऑफ। दो तरीके के फ्लूइड बताए यहाँ पर, प्लूरल और CSF। किस टाइप के फ्लूइड है? इंट्रासेल्युलर, ट्रांससेल्युलर, इंटरमीडिएट या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर। तो ये कहलाते हैं आपके ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। कौन से? ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। टोटल वॉल्यूम 42 लीटर होता है, मतलब 60% ऑफ बॉडी वेट में क्या है? फ्लूइड होता है, जिसमें से 28 लीटर होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा जो सेल्स के बाहर है वो होता है 14 लीटर। अब यहाँ पर फिर इंट्रावेस्कुलर होगा और एक्स्ट्रा वेस्कुलर भी होगा। फिर यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो होता है 10.5 लीटर, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड होता है 0.5 लीटर। तो यहाँ पर जो प्लूरल और CSF है, क्या है? प्लूरल और CSF है, दोनों कौन से फ्लूइड में आएंगे? ट्रांससेल्युलर फ्लूइड में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द RDA ऑफ आयरन फॉर एन एडल्ट वुमेन। तो एक एडल्ट वुमेन में डेली कितने आयरन की ज़रूरत होगी? 15 mg पर डे, 18 mg पर डे, 35 mg पर डे, 21 mg पर डे। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यदि एक एडल्ट वुमेन में पूछे हम तो होता है 18 mg पर डे, एटलीस्ट 18 mg पर डे है जो आयरन की ज़रूरत पड़े। BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? तो मैंने बता दिया कि वेट किलोग्राम में होना चाहिए, जिसको डिवाइड करते हैं हाइट कहाँ किस में हो? मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पर यदि वैल्यू पूछी जाती है आपसे, जब BMI लेस देन 18.5 हो, बिलो 18.5 हो, तब उस कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? वेट कैसा है? अंडर वेट है। यदि BMI 18.5 से 24.9 है, 18.5 to 24.9 है, दैट मीन्स क्या है? नॉर्मल वेट है। जब यदि यही 25 मोर देन 25 या फिर 24.9 की रेंज क्रॉस करेगा तो 25 आएगा। 25 से लेके तो 30 तक की कैटेगरी है, वो किस में आती है? ओवरवेट में। फिर ओवरवेट की 3 क्लास हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ओवरवेट में ओबेसिटी यदि क्लास फर्स्ट पूछते हैं आपसे तो BMI होगी 30.02 34.9, फिर 35.02 39.9 सेकेंड क्लास में आएगा, थर्ड क्लास में और क्या होगा? अबव 40, जो कि क्या है? ओबेसिटी क्लास थर्ड। तो यहाँ पर BMI आपको इसकी 3 चीज़ें मेनली याद रखना है। नॉर्मल वेट में कितना होगा? अंडर वेट, जब नॉर्मल है उससे और कम जाता है तो अंडर वेट में चला जाएगा वो, और जब नॉर्मल से ज़्यादा जाएगा तो ओबीज और ओवर वेट में। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर अ 3 month ओल्ड बेबी इज। तो 3 महीने का बच्चा है, जनरली जो BCG है, OPV है, हेपेटाइटिस B है, तीनों एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं। बट किसी रीज़न से यदि ये एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दी गई हैं, तो क्वेश्चन है कि यदि बच्चे की एज 3 month ओल्ड बेबी है तो BCG का डोज कितना और किस रूट से दिया जाएगा? ऑप्शन में है इंट्राडर्मल 0.1 ml, सबक्यूटेनियस 0.1 ml, इंट्रामस्कुलर 0.5 ml या फिर सबक्यूटेनियस 0.5 ml। अब बात आती है यहाँ पर, यदि इस तरीके के ऑप्शन होंगे तो आप आंख बंद करके कर देंगे, क्योंकि सबको पता है BCG का रूट क्या है? इंट्राडर्मल। और यहाँ पर जब एज की बात की जा रही है तो एज 3 महीने है, तो 3 महीने में कितना देंगे हम? 0.1 ml।
यदि यही कहा जाता कि BCG एट द टाइम ऑफ बर्थ डोज है वो और 1 मंथ तक यदि बेबी की एज है तो कितना देंगे हम 0.05 ml। लेकिन आफ्टर 1 मंथ टू 1 ईयर तक जो BCG का डोज होगा वो कितना होता है 0.1 ml। अब यदि इसका डायलेंट एग्जाम में आपको आता है BCG का तो वो क्या है, वो है नॉर्मल सलाइन। एग्जाम में आता है BCG का डायल्यूट क्या है, नॉर्मल सलाइन, जिसमें हम इसको डायल्यूट करेंगे। और BCG का यदि फुल फॉर्म पूछते हैं तो क्या है, बैसिलस कालमेटिक यूरिन। यदि 1 महीने के बच्चे तक के लिए पूछते हैं तो सेम डोज एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 1 मंथ तक के बच्चे में 0.05 ml। यदि बच्चे की एज 1 महीने से लेके 1 साल तक हो जाती है तब कितना होगा 0.1 ml। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ है जो याद रखनी है कि आफ्टर 1 मंथ टू 1 ईयर तक जो डोज होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.1 ml। BCG हम क्यों देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। और यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ वैक्सीन पूछते हैं तो क्या क्या है, OPV, BCG, हेपेटाइटिस B और विटामिन K का इंजेक्शन, प्रिवेंशन फॉर हेमरेज। यहाँ पर इम्यूनाइजेशन चार्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। तो BCG यदि आपको एग्जाम में आती है तो ओनली एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 1 ईयर तक ही दी जाती है। यदि आपके क्लिनिक पे कोई बच्चा आता है एज 1 साल से ज़्यादा है, उसको प्रीवियस BCG वैक्सीन नहीं लगी है, तब यदि 1 साल से ज़्यादा एज है तो आप उसको BCG एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपर लेफ्ट आर्म में है एडमिनिस्टर की जाती है। हेपेटाइटिस B और OPV ये तीनों क्या हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज पूछते हैं तो बर्थ विदिन 24 आवर, डिलीवरी होने से लेके 24 आवर तक इसको दिया जा सकता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, जो कि लेफ्ट साइड में दिया जाएगा। पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन इंक्लूड होंगी। DPT तो डिप्थीरिया, पर्टिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस B एंड HIV। अब यदि पेंटावैलेंट वैक्सीन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज होता है, 3 डोज होते हैं इसके, तो 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, एवरी 4 वीक के गैप से दी जाती है। यदि आपको बेसिकली आपके क्लिनिक में कोई आता है वैक्सीनेशन के लिए तो आपको भी ये पता होना चाहिए। तो पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन इंक्लूड है, इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती हैं, 0.5 ml डोज होता है और जो 6, 10, 14 वीक्स की एज ग्रुप में दी जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रैक्शनल IPV और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, तो ये 6 एंड 14 वीक्स में दिया जाता है। 1 साल की एज तक ही इसको हम दे सकते हैं। मैक्सिमम एज पूछे तो 0.1 ml इंट्राडर्मल। रोटा वायरस ओरल दी जाती है, जब पेंटावैलेंट दी जाती है तो उसी के साथ में रोटा वायरस भी दी जाती है। 6, 10 और 14 वीक्स की एज में ओरल दी जाती है, 5 ड्रॉप दी जाती हैं। याद रखना है यदि ओरल पोलियो वैक्सीन की ड्रॉप पूछें तो 2 बूंद जिंदगी की, हिंदी में आपको ये याद जरूर होगा, 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप्स। यदि रोटा वायरस पूछें तो रोटा वायरस डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है 6, 10 एंड 14 वीक्स में। 1 साल तक की एज ग्रुप में ही ये दे सकते हैं, 5 बूंद इसकी ओरली दी जाती हैं। फिर आता है मीजल्स, तो मीजल्स का फर्स्ट डोज दिया जाता है जब पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाएं। कब, एट द 9 मंथ कंप्लीटेड एंड 12 मंथ। 5 साल तक की एज तक हम इसको दे सकते हैं। 0.5 ml दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से। याद रखना है आपको, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और मीजल्स ये दोनों सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं। जब मीजल्स दिया जाता है उसी के साथ में विटामिन A का फर्स्ट डोज है जो दिया जाता है बच्चों को, 5 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आई होप आपको पूरा ये जो इम्यूनाइजेशन चार्ट है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी ऑफ 0 to 7 days बेबी। तो 0 to 7 days के बेबी किस एज ग्रुप में आएंगे, तो ये आएंगे जनरली न्यूबॉर्न बेबी में। तो यदि 0 to 7 days और न्यूबॉर्न बेबी का जो ब्लैडर कैपेसिटी पूछें कि जो यूरिनरी ब्लैडर है कितना यूरिन को स्टोर कर सकता है, ब्लैडर का मेन काम यही होता है यूरिन को स्टोर करना, तो कितना है जो इसकी स्टोरेज क्षमता होगी यूरिनरी ब्लैडर की 7 दिन तक के बच्चे में, 7 दिन तक के न्यूबॉर्न बेबी में। ऑप्शन में 20 ml, 30 ml, 10 ml या फिर 50 ml। तो 0 to 7 days तक के बेबी की यदि बात की जाती है तो जो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होगी कितनी होगी, वो होगी यहाँ पर 30 ml। कितनी, 30 ml। 1 ml पर kg पर आवर जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है वो कितना होगा, 1 ml पर kg पर आवर। और जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी जब कंसीडर किए जाते हैं 0 to 7 days तक में,
तो उनका जो ब्लैडर कैपेसिटी होगी, यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी कितनी होगी, 30 ml। यदि एडल्ट की पूछते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, याद रखना है आपको, आफ्टर 18 ईयर्स से लेके 65 ईयर तक, 65 साल तक, जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते 65 तक, तब तक एडल्ट पीरियड में रहेंगे, तो उस टाइम पर ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है, 600 से 800 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज, तो न्यूबॉर्न की जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 100 ml, 350 ml, 500 ml या फिर 150 ml। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आई थिंक CHO के एग्जाम में आया है इसी साल। तो नॉर्मल कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी, वो कितनी होती है, 150 ml। नेक्स्ट वन इज, व्हाट फॉर्मूला इज यूज टू चाइल्ड ड्रग डोज कैलकुलेशन। अब बच्चे का जो ड्रग डोज कैलकुलेशन है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, बेस्ड ऑन यहाँ पर यदि आपसे वेट की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन वेट के अकॉर्डिंग यदि हम डोज कैलकुलेशन पूछते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर क्लार्क फॉर्मूला, कॉफ्स फॉर्मूला, रूल ऑफ 9 या फिर यंग्स फॉर्मूला। अब आपके पास दो ऐसे ऑप्शन है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो है क्लार्क और यंग। दोनों चाइल्ड का ड्रग डोज कैलकुलेट करने में यूज़ किए जाते हैं, बच्चे में जो मेडिसिन दी जानी है उनका डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन वेट, वजन के हिसाब से जो वेट है बच्चे का उसके हिसाब से क्या है जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉप्स फॉर्मूला है जो कि ब्लैडर कैपेसिटी को मेजर करने के लिए बच्चों में यूज़ किया जाता है, चिल्ड्रंस में, जिनकी एज 1 ईयर से ज़्यादा हो उनमें। रूल ऑफ 9 बर्न के जो बॉडी सरफेस एरिया है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो अब यहाँ पर बचते हैं दो ऑप्शन। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है चाइल्ड का जो ड्रग है डोज कैलकुलेट करने के लिए, वो एक क्लार्क फार्मूला, और एक किस बेस पर काम करता है, वेट पर। बच्चों में मेडिसिन है जो जनरली वेट के हिसाब से है जो दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे का डोज है, फ्राइड्स रूल जनरली इन्फेंट जिनकी एज 1 ईयर से कम हो उनमें यूज़ किया जाता है, लेकिन जिनकी एज ईयर्स में हो, साल में हो, तो यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ करते हैं हम, यंग रूल और क्लार्क रूल। लेकिन क्लार्क रूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि किसी बच्चे की एज क्या होगी, मान लीजिए किसी बच्चे की एज 8 साल है लेकिन उसका वेट क्या है, कम है, तो इसके हिसाब से उसको जो मेडिसिन देंगे वो भी उसी टाइप से एडजस्ट की जाएगी। तो वही है यहाँ पर कि क्लार्क रूल क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, और जो फ्राइड्स रूल इन्फेंट को का जो ड्रग डोज है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर एक और है ऑप्शन में कॉप्स फार्मूला। कॉप्स फार्मूला दैट इज़ यूज्ड फॉर मेजर द ब्लैडर कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों की ब्लैडर कैपेसिटी को नापने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर ब्लैडर कैपेसिटी किस तरीके से नापेंगे हम, एज इन ईयर्स +2। मान लीजिए आपके बच्चे की एज 8 साल है या फिर 10 साल है, उसमें आपको 2 जोड़ना है, तो 8 और 2 जितने होंगे वो × 30। तो यहाँ पर आपको पूरा क्या करना है, देन आफ्टर द कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, ब्लैडर कैपेसिटी को नापने के लिए, क्षमता नापने के लिए, हो सकता है कॉप्स फार्मूला में आपको एज दे दें, कहें कि आप अब बच्चे की ब्लैडर कैपेसिटी कितनी क्षमता है यूरिन स्टोर करने के लिए, तो वो बताइए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल्स इज, तो जनरली हीमोफीलिया क्या है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो जिसमें कहा है कि माइल्ड हीमोफीलिया ए है, फैक्टर 8 है, जो लेवल कितना होगा। ऑप्शन में 5 to 50%, लेस देन 1%, 50 to 60% या फिर 1 to 5%। तो यदि हीमोफीलिया की बात करें तो किन क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण होता है, 8 और 9। तो यहाँ पर हीमोफीलिया ए में जो फैक्टर 8 है इसका लेवल कितना होगा, जब माइल्ड हीमोफीलिया हुआ हो तब लेवल होगा माइल्ड में कितना, 5 to 50%। अब इस टेबल से आप इजीली समझ सकते हैं कि नॉर्मली यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0.50 to 1.5 IU, लेकिन यदि माइल्ड हीमोफीलिया आपसे कहा जाता है कितना होगा, 5 से 40%। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आपको क्या है, जो 5 to 40% दिख रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो क्या आंसर होगा, ये 5 to 50%, क्योंकि जो नॉर्मल फैक्टर है यहाँ पर 50 से 150% होंगे, लेकिन यदि जब यही क्या होंगे हीमोफीलिया ए में क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो
कितना होगा 5 to 40% यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। मॉडरेट में 1 to 5%। तो एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो लास्ट में है, क्या है, मॉडरेट हीमोफीलिया ए के लिए है और इसमें कितना लेवल होगा, फैक्टर 8 का तो होगा 1 to 5%, जो कि कितना होना चाहिए 0.01 to 0.05 IU। अब यहाँ पर सीवियर हीमोफीलिया आता है, तो सीवियर हीमोफीलिया में क्या होगा, लेस देन 1%। यदि सीवियर हीमोफीलिया पूछे तो लेस देन 1%। अब यहाँ पर नॉर्मल फैक्टर क्या है और जो एबनॉर्मेलिटी है वो क्या है, वो आप इस टेबल को चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन स्टोर की जाएगी, OPV, BCG, मीजल्स या फिर MMR। तो जो वैक्सीन क्या है फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी वो क्या है, OPV वैक्सीन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। क्या है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसीलिए OPV को क्या किया जाएगा, फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज एक क्वेश्चन और आपको आता है, सबसे ज़्यादा मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। तो रोटा वायरस वैक्सीन का कितना डोज और किस रूट से है जो एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर 2 ड्रॉप्स ओरल, 5 ड्रॉप्स ओरल, 10 ड्रॉप्स ओरल या फिर 1 ml इंट्रामस्कुलर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, और इसके यदि डोज की बात की जाती है तो कितनी दी जाती है, 5 ड्रॉप्स ओरली। 2 ड्रॉप्स ओरल OPV दिया जाता है, बट 5 ड्रॉप्स ओरली क्या दिया जाता है, रोटा वायरस वैक्सीन। अब रोटा वायरस वैक्सीन की 2 तरीके की वैक्सीन आती है, एक तो होता है रोटाटेक, दूसरा रोटारिक्स। तो रोटाटेक और रोटारिक्स में एक बेसिक सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो रोटाटेक है जनरली 3 बार दी जाती हैं, इसके 3 डोज होते हैं, 2, 4 एंड 6 मंथ में। बट जो रोटारिक्स होती हैं इसके 2 डोज होते हैं, 2nd एंड 4th मंथ में दी जाएंगी, दोनों ओरली ही दी जाएंगी। यदि इनकी रूट पूछें तो ओरल है, बट इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो रोटाटेक है इसके 3 डोज होते हैं, रोटारिक्स के 2 होते हैं। रोटाटेक 5 ह्यूमन बोबिन रिएस्टोरेंट इनका कंपोजिशन है, लेकिन जो सिंगल ह्यूमन रोटा वायरस किसका है, रोटारिक्स का। बोबिन रोटा वायरस रोटाटेक का कंपोजिशन है, सॉरी जेनेटिक फ्रेमवर्क है, और ह्यूमन रोटा वायरस किसका है, रोटारिक्स का। नेक्स्ट वन इज आफ्टर विच एज BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन। तो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि BCG वैक्सीन कितने साल के बाद हम नहीं दे सकते, बच्चे की एज कितनी हो जाए कि तब हम BCG उसको हम नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन में है यहाँ पर 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 5 ईयर। तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि जो BCG वैक्सीन है 1 ईयर की एज तक ही दी जाती है, आफ्टर द 1 ईयर BCG हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस से कौन सी डिसीज होगी, रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड टिटनस, कॉलेरा या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर जो क्या है वायरस डिसीज का कॉज है, तो पेयर पूछा है, जोड़ी पूछी है, वो यहाँ पर रेबीज और मम्स। क्या है, रेबीज और मम्स दोनों वायरल है। बाकी एड्स HIV वायरस से होगा, सिफिलिस ट्रिपनोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होगा, टाइफाइड किससे होगा, साल्मोनेला टाइफी से होगा, टिटनस किससे होगा, क्लोरेस्टिडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से, कोलेरा होगा विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से, और TB होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो यहाँ पर सभी के कॉजेटिव एजेंट रहे, और जो पेयर है सही पेयर वो क्या है, रेबीज एंड मम्स। नेक्स्ट वन इज BIA इज यूज्ड टू। तो BIA का यहाँ पर क्या यूज है, BIA का फुल फॉर्म होता है विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। इसका यूज किसके लिए होगा, डायग्नोज द ओरल कैंसर, ट्रीट द लंग कैंसर, रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर या फिर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो BIA का जो फुल फॉर्म है विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड है, और BIA किसके लिए यूज होता है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, जो कि एक सिंपल और इनएक्सपेंसिव टेस्ट है जिसमें प्री कैंसरस लीजन्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर।
नेक्स्ट वन इज मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, मैटरनल डेथ कब कंसीडर की जाएगी, जब प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ कब हो जाए। फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 days of delivery, from conception till 30 days of delivery, from conception till 42 days of delivery of death only during the labor। तो अब मैटरनल डेथ, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है जो कंसीडर की जाती है कब, जो किसी भी फीमेल की डेथ कंसीव करने से लेके 6 वीक तक, जो परपीरियम पीरियड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, परपीरियम पीरियड कितने दिन का होता है, 6 वीक का होगा या 42 डेज का होगा। तो डेथ हो जाना कंसेप्शन से लेके, कंसीव करने से लेके 42 दिनों की डिलीवरी के बाद तक भी डेथ हो जाना, वो क्या कहलाएगा, मैटरनल डेथ। और 1 लाख यहाँ पर यदि डिनोमिनेटर है जो यूज़ किया जाता है तो क्या है डिनोमिनेटर 1 लाख। नेक्स्ट वन इज अ चाइल्ड इज सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM इफ MUAC मेड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेज। तो SAM की कंडीशन बच्चे को कब है जो कंसीडर की जाएगी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बच्चे में कब कंसीडर की जाएगी, जब MUAC कितना हो, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, बिटवीन 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे में क्या है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है जो कब कंसीडर किया जाएगा, जब मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना हो, 11.5 सेंटीमीटर से भी कम। क्या है यहाँ पर 11.5 सेंटीमीटर से भी कम है MUAC, तब हम इसको क्या कहेंगे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। यदि यहाँ पर ग्रीन होता है तो MUAC मोर देन 13.5 सेंटीमीटर होगा नॉर्मली, और यदि येलो है तो 12.5 टू 13.5 जो कि बॉर्डर लाइन ऑफ बास्टेड, दैट मीन्स बच्चा बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है, तो कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। और इसको नापने के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है वो क्या है, साकिर टेप। ये आपको रेड येलो ग्रीन टाइप से एक बैंड जैसे दिख रहा है, क्या है, साकिर टेप, जो कि MUAC चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री एक्सेप्ट। तो डिसेंट्री को लेके सभी पॉइंट सही है किसी एक को छोड़कर। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन, टेनेस्मस या फिर प्रेजेंस ऑफ बॉम्ब्स इन स्टूल। तो यहाँ पर डिसेंट्री के फीचर सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो जो नहीं है वो क्या है, वॉर्म्स का प्रेजेंट होना, स्टूल में किसका प्रेजेंट होना, वॉर्म्स का। नेक्स्ट वन इज डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन फॉर अ चाइल्ड ऑफ 16 मंथ्स। तो 16 महीने यदि बच्चे की एज कितनी हो, 16 मंथ हो, तो मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए का कितना डोज दिया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा है कि जब बच्चे की एज 9 साल हो जाती है तो उसी के साथ में ओरल रूट से क्या दे दिया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए का 16 महीने की एज ग्रुप में क्या है जो डोज होना चाहिए, 0.5 लाख आयु, 1 लाख आयु, 2 लाख, 2.5 लाख। तो डोज होगा वो कितना हो, 2 लाख आयु। यदि यहाँ पर क्या कहते, लेस देन 6 मंथ एज कहते तो 50,000। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 महीने से कम एज कहते तो 50,000, 6 महीने से 12 महीने 1 साल तक कहते तो 1 लाख। लेकिन जब यहाँ पर एज कितनी रखी जाती है, 16 महीने, दैट मीन्स बच्चा कितना है, 1 ईयर 4 मंथ का है, तब कितना डोज देंगे हम, 2 लाख। मोर देन 12 मंथ हो जाता है तो 2 लाख। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, राइनो, T4, MSZ या फिर सीमियंस वायरस। तो यहाँ पर जो इंसिडेंस सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं कॉमन कोल्ड के रनिंग नोज के किससे आते हैं, राइनो वायरस से, जो कि सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। यहाँ पर व्हाट शुड बी अप्लाइड ओवर अम्बलाइकल कॉर्ड। तो अम्बलाइकल कॉर्ड के ऊपर क्या लगाया जाएगा, स्प्रेड, बीटाडीन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या फिर नथिंग। तो अम्बलाइकल कॉर्ड के ऊपर कुछ भी आपको नहीं लगाना है, विदिन 1 वीक के अंदर ही अपने आप फॉल डाउन हो जाएगी बेबी से। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, नथिंग। आप चाहें तो इसको मॉइस्चर रखने के लिए क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ ना भी लगाएं तब भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नथिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओपन वायल पॉलिसी। जो ओपन वायल पॉलिसी है, वैक्सीन वायल पॉलिसी में है, यहाँ पर ओपन वायल पॉलिसी कौन सी वैक्सीन इसमें आएगी, मीजल्स, पेंटावेलेंट, रोटावायरस या फिर BCG। जो वैक्सीन यहाँ पर ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करेगी वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन। क्या है यहाँ पर ओपन वायल पॉलिसी किस पर एप्लीकेबल होती है, DPT, हेपेटाइटिस B, टिटनस,
ओरल पोलियो वैक्सीन, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओपन वायल पॉलिसी किस पर एप्लीकेबल है, यदि पेंटावैलेंट वैक्सीन आपके सामने ना हो, डीपीटी लिखा हो तो उसको मार्क कर सकते हैं, टीटी हो तो उसको मार्क कर सकते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन उसको मार्क कर सकते हैं, या फिर हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। ये सभी क्या है यहाँ पर ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करेंगे। और जिन वैक्सीन पर ओपन वायल पॉलिसी है जो एप्लीकेबल नहीं होगी वो क्या है, मीजल्स, बीसीजी, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ कोल्ड सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इनमें से कोल्ड सोर्स होने के मोस्ट कॉमन ऑप्शंस क्या होंगे, कॉज क्या होंगे, रीजन क्या होगा। कॉन्टैक्ट विद द फीकल ऑफ इन्फेक्टेड पीपल और पेट्स, किसिंग, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, या ईटिंग रोटन फूड। तो कोल्ड सोर्स है, कोल्ड सोर्स किसके थ्रू होता है, HSV वायरस से। तो यहाँ पर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से जो कोल्ड सोर्स होगा तो ये जनरली कैसे होगा, डायरेक्ट किसिंग करने से। इस तरीके से आपके लिप्स के यहाँ पर, फेस के यहाँ पर क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो किससे होगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो है किसिंग। नेक्स्ट वन इज एडिमा इज द साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो एडिमा किस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशनल डॉर्फिज्म, मरासमस, क्वासियोरकर, या फिर ओवरवेट। तो जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कहा है वो कौन सा है जिसमें एडिमा देखने को मिलेगा, तो वो है यहाँ पर क्वासियोरकर। क्या है, क्वासियोरकर। नेक्स्ट वन इज द टर्म ऑफ लेबर डिस्टोकिया रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज स्लो और नो प्रोग्रेस इन लेबर। तो टर्म डिस्टोकिया वर्ड यूज किया जाता है तब लेबर में कोई भी प्रोग्रेस ना हो, ना ही कोई डायलिटेशन देखने को मिल रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर, फंक्शनल लेबर, या फिर ऑपरेटिव लेबर। तो इस तरीके की डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी। डिस वर्ड यूज हो, दैट मीन्स कुछ भी एबनॉर्मल हो सकता है, डिसफंक्शनल हो सकता है, तब यहाँ पर डिस्टोकिया वर्ड यूज किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, एबनॉर्मल लेबर। या तो फर्स्ट स्टेज में दिक्कत होगी, सेकेंड में, या फिर थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। सभी हेल्थ के डायमेंशन है किसी एक को छोड़कर, फिजिकल, मेंटल, सोशल, या फिर होलिस्टिक। तो कौन कौन से हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, बट जो यहाँ पर नहीं है वो कौन सा है, तो वो होलिस्टिक डायमेंशन। फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल क्या है, डायमेंशन है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है, होलिस्टिक डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज विच वन इज द ग्रॉस रूट लेवल हेल्थ वर्कर। तो ग्रॉस रूट लेवल हेल्थ वर्कर का मतलब है जो लोग हेल्थ केयर सिस्टम में गांव लेवल से ही काम करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शहरी क्षेत्र में, गांव लेवल से भी काम स्टार्ट होता है। तो वो क्या है, ऑप्शन में विलेज हेल्थ गाइड, डॉक्टर, आंगनबाड़ी वर्कर, बोथ ए एंड सी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर बोथ ए एंड सी। जो विलेज हेल्थ गाइड है और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, दोनों क्या करते हैं, ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं। विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई, आंगनबाड़ी वर्कर और आशाएं। उसे आशा का फुल फॉर्म हरियाणा CHO में आया था, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो भारत की पहली रेफरल यूनिट किसको माना जाता है, सब सेंटर को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, या फिर रीजनल हॉस्पिटल को। जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है इंडिया में क्या मानी जाती है, CHC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या होता है, CHC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट वन इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कैलेरा वेयर आइडेंटिफाइड बाय। तो विब्रियो कोलेरा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है इनकी खोज कब की गई थी, और किस सन में हुई थी, वॉन हेल्मटोल्ज 1843, रॉबर्ट कोच 1843-1910, लुइस पास्चर, या फिर वॉन ल्यूवेनहॉग। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलेरा नाम के दोनों बैक्टीरिया थे, इनकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1843 से 1910 के बीच में। नेक्स्ट वन इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज नोन एज। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है, साल, 7, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इसका नाम क्या है यहाँ पर, साल। और जो ओरल पोलियो OP भी है क्या है, 7। नाम याद रखें, इनएक्टिवेटेड पोलियो पूछते हैं तो साल, और यदि पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन पूछते हैं तो 7। नेक्स्ट वन इज
ग्रे बेबी सिंड्रोम सीन इन इन्फेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेलर साइनोसिस एंड वासोमोटर कोलैप्स 3 to 4 days और एसोसिएटेड विथ यूज्ड ऑफ। यदि बच्चे का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, बच्चा पेलर हो, साइनोसिस हो, वैसोमोटर कोलैप्स 3 to 4 days हो गए हो इस कंडीशन के लिए, तो किस मेडिसिन के कारण होगा? सल्फाडाइजिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल या वैंकोमाइसिन। तो ये किसके थ्रू होता है? तो ये होगा सभी क्लोराम्फेनिकोल के थ्रू। रेड सिंड्रोम पूछते हैं तो वैंकोमाइसिन, ग्रे बेबी सिंड्रोम पूछते हैं तो क्लोराम्फेनिकोल। नेक्स्ट वन इज रेड मैन सिंड्रोम। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि रेड मैन सिंड्रोम किससे रिलेट करता है? वैंकोमाइसिन से। किससे? वैंकोमाइसिन से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। तो इनमें से क्या है जो एंटी मलेरिया मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है? दिसंबर, मई, जनवरी या फिर जून। तो हर साल एंटी मलेरिया मंथ कब मनाते हैं? जून में, क्योंकि इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा मच्छर हैं जो ब्रीडिंग करते हैं, तो इसी मंथ को क्या मनाया जाता है? एंटी मलेरिया मंथ। नेक्स्ट वन इज इन विच 5-year प्लान आशा वॉज इंट्रोड्यूस। तो आशा वर्कर किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? 8th 5-year प्लान, 9th 5-year प्लान, 10th 5-year प्लान या फिर 11th 5-year प्लान। तो जो आशा वर्कर हैं किस प्रोग्राम के तहत किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? तो 11th पंचवर्षीय योजना में 2007 से जो कि 2012 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद आया था नीति आयोग। तो यहाँ पर जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें किसको लाया गया था? आशा वर्कर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 वैक्सीन दी जाती हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन नहीं दी जाती है। वो कौन सी? वो है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। अब यहाँ पर जब बात इन वैक्सीन की हो रही है तो बीसीजी दी जाती है किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, और 1 ईयर की एज तक ही दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी है सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को लगवाना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल से है जो ट्रांसमिट आपको है जो मिल सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कौन से केस में अर्गोमेट्रिन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा? सब में दिया जाएगा किसी एक केस को छोड़कर। ऑप्शन में प्रोलॉन्ग्ड लेबर, जब लेबर कितना हो जाए, लेबर पेन है मोर देन 18 आवर्स से फर्स्ट सेकंड स्टेज मोर देन 18 आवर्स से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रोलॉन्ग लेबर। सीवियर एक्लेम्सिया, प्रीमी ग्रेविडा या फिर नन ऑफ द अबव। तो किस केस में अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेट होगा? तो वो होगा यहाँ पर सीवियर एक्लेम्सिया में। क्या होगा? एक्लेम्सिया और सीवियर एक्लेम्सिया में अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की सिचुएशन है, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो अर्गोमेट्रिन है इसको क्या किया जाएगा? कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इनमें से ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कौन से हैं? इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, रिदमिक, फ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, रेगुलर, कंटिन्यूअस एंड पेनफुल। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इसको फॉल्स लेबर पेन भी कहा जाता है। तो कौन से फीचर हैं वो? तो वह इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, जो क्या है? फॉल्स लेबर पेन है, जिसको हम क्या कहेंगे? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। जो ट्रू लेबर पेन के साइन होते हैं उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर रहेंगे, जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी धीरे धीरे, और क्या होंगे? प्रोग्रेसिव होंगे, और यहाँ पर लास्ट लॉन्गर भी आएंगे, और आपको बहुत ही ज़्यादा है जो पेन होगा, चाहे आप लेट जाएं, बैठ जाएं, उठ जाएं, कुछ भी करें तब भी। नेक्स्ट वन इज नेम द कंडीशन इन विच द ग्रेविड यूट्रस एक्सर्ट्स ऑटोकेबल कंप्रेशन व्हेन द प्रेग्नेंट मदर लाइज ऑन हर बैक। तो ऐसी कंडीशन का नाम बताना है जब ग्रेविड यूट्रस क्या हो जाए? कंप्रेशन के कारण प्रेग्नेंट मदर में यदि आप लेट जाते हैं, सीधे लेट जाते हैं स्ट्रेट, तो आपके लिए जो एक्सर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, फीटल कंप्रेशन सिंड्रोम, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम या फिर लेफ्ट आर्टरियल कंप्रेशन। तो जब कोई भी प्रेग्नेंट मदर ग्रेविड यूट्रस क्या होगी? ऑटोकेबल कंप्रेशन के कारण क्या होगी? एक्सर्ट होगी, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसीलिए प्रेगनेंसी में कहा जाता है लेफ्ट साइड लेटने के लिए एज कम्पेयर टू सीधा स्ट्रेट के।
एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे। ऑलरेडी मैंने कई बार पढ़ाया है और भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए कौन सा इंडिकेटर है? LS रेशियो, SD रेशियो, पल्पेबिलिटी इंडेक्स या फिर रेजिस्टेंस इंडेक्स। तो यहाँ पर जो नॉर्मली LS रेशियो होता है वो होता है 2.0 to 2.5 तक। लेकिन अब आपको बताना है कि फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए जो रेशियो है वो क्या है? LS रेशियो, SD रेशियो है, पल्पेबिलिटी इंडेक्स है, फिर रेजिस्टेंस इंडेक्स है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आज ही आपको वोटिंग इंडेक्स में एक क्वेश्चन ऐड किया है कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आप क्या पढ़ना प्रेफर करेंगे। गायनेकोलॉजी पढ़ेंगे 1 वीक तक, 1 वीक में जिसमें से 4 क्लास आपकी गायनेक की होंगी। कि आपको जो भी रिसेंट में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो चाहिए है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं और जो आपको अभी तक कहीं भी अवेलेबल भी नहीं है। ओनली गवर्नमेंट की वेबसाइट है उन पर है, आपको किसी भी चैनल के थ्रू वो प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके चीज़ ज़रूर बताएं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर आपको क्लास ली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए जहाँ से आपको चैलेंजिंग क्विज मिलेंगे, पेपर्स मिलेंगे आपके NHM के लिए। थैंक यू। क्या होगा? LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो। क्या है? लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, जो कि यहाँ पर एक वैल्यू दी जाती है फीटल लंग मैच्योर है या नहीं, कितने से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, या फिर इस रेशियो को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए क्या किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड का स्पेसिमेन है जो कलेक्ट किया जाएगा, उसमें लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो चेक किया जाएगा। अब यदि जो एक रेफरेंस वैल्यू होती है यदि मोर देन 2.0 है, दैट मीन्स फीटल लंग क्या है? प्रॉपर मैच्योर है। लेकिन यदि यही जब असेसमेंट किया जाएगा तो जो LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो कितना होता है? लेस देन 2.0 होगा, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जो बेबी को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डेवलप। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन वैल्यू है और रेशियो है LS रेशियो जिसको हम कहेंगे। तो ये रेशियो फाइंड आउट करके क्या किया जाएगा? फीटल लंग मैच्योरिटी को है जो प्रेजेंट किया जाएगा। तो यदि यही LS रेशियो लेस देन 2.0 होता है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बेबी डिलीवर होने के टाइम पर बेबी को RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यदि यही रेशियो LS रेशियो लेस देन 1.5% होगा तो बेबी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा और उसको RDS डेवलप होने के फुली चांसेस होंगे। लेकिन यदि जो मदर डायबिटिक हैं, क्या हैं? बेबीज ऑफ डायबिटिक मदर कैन डेवलप RDS विथ LS रेशियो मोर देन 2.0। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। यदि क्वेश्चन आपको आता है कि मदर डायबिटिक है और RDS बेबी होते हैं तब LS रेशियो कितना होगा? मोर देन 2.0। और जो एक्चुअल जो रेफरेंस इंटरवल होता है LS रेशियो का कितना होता है? नॉर्मली मोर देन 2.0, जिसमें फीटल लंग मैच्योरिटी है जो इंडिकेट की जाएगी। लेकिन जो डायबिटिक मदर होंगी उनमें LS रेशियो क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर के। तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल वैल्यू है और फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए जो LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन है, तो क्या स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा? ब्लड लिया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा, यूरिन ली जाएगी सैंपल के लिए। क्या होगा वो? एमनियोटिक फ्लूइड। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है बेंडेल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो बेंडेल्स रिंग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। तो बेंडेल्स रिंग है, इनका दूसरा नाम क्या है? इनको कहेंगे हम पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। क्या है? पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट रहेंगी जब लेबर के टाइम पर क्या होंगी? जो अपर कॉन्ट्रैक्टाइल सेगमेंट होगा और जो लोअर सेगमेंट होगा पार्चुरेशन के टाइम पर। पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ, जब बेबी डिलीवर हो रहा हो उस टाइम पर क्या करेंगी? पैथोलॉजिकल रिंग है जो कि क्या करेंगी? कॉन्स्ट्रिक्शन लाएंगी। किसमें? अपर कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट में और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वो ये काम कौन करेंगी? बेंडेल्स रिंग और पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। और ये कब अपना सबसे ज़्यादा काम करेंगी? पार्चुरेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है? चाइल्ड बर्थ है। तो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ की, उसको हम क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। नेक्स्ट वन इज लोचिया अल्वा कंसिस्ट ऑफ। तो लोचिया अल्वा में क्या क्या रहेगा?
वुंड एक्सुडेट एंड म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फीटल मेम्ब्रेन, वर्निक सेजोसा, लेन्यूगो एंड मेकोनियम, या फिर ओनली ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर लोचिया अल्बा क्या है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद उसको हम क्या कहेंगे, लोचिया। अब ये 3 टाइप का होता है, लोचिया, अल्बा, सेरोसा एंड रूब्रा। तो सबसे लास्ट में आता है अल्बा, क्या आता है, लोचिया अल्बा। और इसमें क्या क्या होगा, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, सेकेंड वन को। अब 3 टाइप्स का लोचिया होता है जनरली, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, इट्स नोन एज द लोचिया। 3 टाइप का होगा, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। तो पहले रूब्रा होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, फिर होगा सेरोसा जो कि पिंकिश ब्राउन कलर का होगा। 4 to 10 स्टार्टिंग के जो आफ्टर डिलीवरी से लेके इनिशियल डे होते हैं 3 से 4 दिन तक लोचिया रूब्रा रहेगा जो कि डार्क रेड ब्लीडिंग होगी। सेरोसा में पिंकिश ब्राउन कलर का होगा क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स होंगी, वुंड डिस्चार्ज होगा, प्लेसेंटल अदर टिश्यू होंगे, म्यूकस होगा। लोचिया अल्बा येलो कलर का होगा जिसमें क्या होंगी, डेसिडियल सेल्स होंगी, म्यूकस होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगी और एपिथेलियल सेल्स रहेंगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आया है, इसीलिए प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सभी किसमें होंगे, लोचिया। हम ऑलरेडी एक नहीं एटलीस्ट 100 टाइम से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं। लोचिया क्या है यदि पूछते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर द डिलीवरी। यदि आपको एग्जाम में आता है कि विदाउट डिलीवरी के जो वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है वो कहलाता है ल्यूकोरिया। आपको ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखना है। तो लोचिया 3 टाइप का होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। आप इसको RSS के नाम से भी याद रख सकते हैं यदि आपको रूब्रा, सेरोसा, अल्बा में कन्फ्यूजन है। RSA, रूब्रा, सेरोसा एंड अल्बा। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैकेनिज्म बाय विच लैक्टेशन कॉज एमनोरिया एंड एनवोल्यूशन इज। तो कौन सी मैकेनिज्म है या फिर कौन सा हार्मोनल लेवल है जिसके कारण लैक्टेशन के कारण जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं तो एमनोरिया पीरियड्स स्टॉप रहेंगे और एनवोल्यूशन दैट मीन्स ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ऑप्शन में इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, LH सर्ज, इंक्रीज GnRH सीक्रेशन या फिर हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। तो सबको पता है कि जो प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है 2 हार्मोन हेल्प करते हैं मिल्क इजेक्शन और प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन, इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर कहा है कि कौन सी मैकेनिज्म होगी जिसके कारण लैक्टेशन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें एमनोरिया दैट मीन्स पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, रेगुलर होंगे या फिर स्टॉप रहेंगे, और एनवोल्यूशन तो जो एनवोल्यूशन की प्रोसेस है वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, वो है प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। क्या है, इंक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल। यहाँ पर अब एक इमेज दी हुई है जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने के कारण क्या होगा, एमनोरिया रहेगा और एनवोल्यूशन मतलब ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल एंड रिडक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा है और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है हाइपोथैलेमस में, जिसके कारण क्या होगा, लैक्टेशन क्या करेगा, ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। और इसी टाइम पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो रिलीज है वो भी कम होगा, जिससे फॉलिकुलर मैच्योरेशन को इनहिबिट और स्टॉप किया जाएगा। तो जनरली जो ओव्यूलेशन है और जो एमनोरिया है लैक्टेटिंग मदर में जनरली 6 मंथ तक होता है। एक रेंज रखी जाती है नर्सिंग मदर में 6 मंथ तक, लेकिन ये डिफ़र करता है अलग अलग फीमेल पर। तो यहाँ पर आपका हार्मोनल लेवल पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी। तो लैक्टेशनल मेथड में मेन रीज़न है इसका एमनोरिया और एनवोल्यूशन का, वो क्या है, प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट थ्रोम्बस ड्यूरिंग अर्ली वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम इज। तो कौन सी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके कारण हम आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में अर्ली वीक में थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। परसिस्टेंट ऑफ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट इन द फर्स्ट 48 आवर, the increase in fibrinolytic activity after delivery,
The increase in platelet adhesiveness between 4 and 10 postpartum day and increase in platelet count in the first 48 hour postpartum. क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है जो पीपीएच मदर होंगी, पोस्टपार्टम मदर होंगी अर्ली वीक में, उनमें थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं। वो गए यहाँ पर इंक्रीज द फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। इसका मतलब है कि आफ्टर द डिलीवरी आपको थोड़ा बहुत वॉक करना है, जिसके कारण हम फाइब्रिन डिपॉजिट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अनवांटेड फाइब्रिन डिपॉजिट को, और जो क्लॉट का फॉर्मेशन है उसको भी रोक सकते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, द इंक्रीज इन फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कैसा होगा, becomes firm and elastic, progressively unfold from above downward, hypertrophies and elongates, becomes a thin, flabby and collapsed structure। तो यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा होगा, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट होगा कैसा, थिन होगा, फ्लैबी होगा और कैसा होगा, कोलैप्स स्ट्रक्चर में होगा। तो यहाँ पर यूट्रस क्या करता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद यूट्रस क्या करना स्टार्ट करता है, सब इन्वोल्यूशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेनली क्या होते हैं, रिवर्ट बैक होते हैं अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। तो इस टाइम पर बेबी डिलीवर होने के बाद यूट्रस का शेप कैसा होगा, थिन, फ्लैबी एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जो यूट्रस है क्या होगी, बहुत फास्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और श्रिंक होगी, सिकुड़ना स्टार्ट करेगी आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर जो बेली है इमीडिएटली श्रिंक डाउन नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। आपको लगता है कि बेबी बाहर आया, आपका पेट तुरंत है जो क्या हो जाएगा, छोटा। जो पेट है आपका, जो एब्डोमेन है वो साइज कम होगी, लेकिन ओनली बेबी और प्लेसेंटा का वेट और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके कारण, लेकिन बेली है आपका वो तुरंत श्रिंक डाउन नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए टाइम पीरियड होता है वापस रिवर्ट होने, वो क्या कहलाता है, पोस्टपार्टम पीरियड। Next one is a health assessment revealed that a woman after an abortion has infection spread to her parametrium, fallopian tubes and ovary. Which of the following documentation of this finding made by a nurse will be considered correct? तो अब यहाँ पर आपसे ग्रेड पूछा है, यदि किसी वुमेन ने घर पर ही अपना अबॉर्शन कर लिया, हॉस्पिटल में किया, लेकिन आफ्टर द अबॉर्शन उसको इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हुआ पैरामेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब में और ओवरीज में, तो इनमें से सही पॉइंट कौन सा होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आप बनाएंगे। ऑप्शन में ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड थर्ड सेप्टिक अबॉर्शन या फिर ग्रेड सिक्स्थ सेप्टिक अबॉर्शन। तो जब इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो रहा है पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में, तो कौन सा ग्रेड होगा, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन। यदि यही अबॉर्शन अबॉर्शन है जो इन्फेक्टिव अबॉर्शन है, सेप्टिक अबॉर्शन है, तो ग्रेड फर्स्ट कंसीडर किया जाता जब ओनली यूट्रस को ही ये अफेक्ट करता। सेकंड ग्रेड में क्या होगा, ये जो यूट्रस है, पैरामेट्रियम प्लेयर है, ट्यूब है, ओवरी है, पेल्विक पेरिटोनियम, इसको अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होगा तो सेकंड में आएगा। थर्ड ग्रेड में जनरली पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक, जॉइंटिस, एक्यूट रीनल फेलियर, अदर ऑर्गन को भी ये क्या कर लेगा, स्प्रेड आउट होगा जो इन्फेक्शन, वो क्या कहलाएगा, ग्रेड थर्ड। यदि फर्स्ट पूछें तो डायरेक्ट ओनली यूट्रस, लोकलाइज्ड ओनली टू यूट्रस। सेकंड में जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको अफेक्ट करेगा। थर्ड में अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो क्या है, ग्रेड थर्ड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जो कि रेफरेंस पॉइंट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट से लेके पेल्विस के क्वाड्रेंट तक के लिए। प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड या फिर लाई, क्या पार्ट होगा जो पेल्विस क्वाड्रेंट से लेके बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसके बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, वो कहलाएगा प्रेजेंटेशन। ये देखिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन। जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टिक्स प्रेजेंटेशन। अब यदि कॉमन लाई पूछते हैं तो लाई क्या है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर।
पेल्विस पे क्या है, लाई। जनरली 3 टाइप की होती, लॉन्गिट्यूडनल जो कि नॉर्मल है, फिर होती है ट्रांसवर्स जिसमें मल्टीपैराइटी, प्लेसेंटल प्रीवियर, हाइड्रोमनियस और यूट्राइन एनोमलीज में दे होगा। ऑब्लिक में बेबी कैसा होगा, सीधा जो ऑब्लिक लाई होगी उसमें बेबी या तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे की टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फीटल लाई। यदि कॉमन प्रेजेंटेशन पोजीशन पूछे तो वर्टेक्स एंड सेफेलिक, और यदि आपसे कॉमन लाई पूछे तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स, टोटल 42 वीक्स ऑफ ईडीडी इज नोन एज। यदि आपको एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी दी हुई है, नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग ईडीडी जनरली दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 वीक ज़्यादा हो गए हैं आपकी प्रेगनेंसी को, तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, प्रीटर्म, पोस्ट टर्म, प्रेसिपिटेट या फिर स्मॉल फॉर डेट। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी 2 वीक और ज़्यादा हो गए हों, 42 वीक्स से भी ज़्यादा की हो गई हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। फुल टर्म प्रेगनेंसी जनरली 9 मंथ और 38 वीक की, जनरली इसको 37 वीक है जो कंसीडर किया जाता है। और जो ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसको नेगल्स फार्मूला से इजीली कैलकुलेट किया जाता है। यदि ड्यूरेशन पूछते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी का तो 280 दिन, और यदि वीक्स में पूछें तो 40 वीक्स, और यदि ये एक्सटेंड होता है तो क्या है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। बिफोर 37 वीक के होता है तो प्री टर्म प्रेगनेंसी। और यहाँ पर आपके लिए फिर आता है बेबी का वेट, तो वेट पर डिपेंड करेगा, LBW है कि वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रेगनेंसी 280 दिन की होगी, यदि इससे ज़्यादा जाती है तब भी हम इसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के साइन, यदि एग्जाम में आता है कि 42 वीक से ज़्यादा की प्रेग्नेंट मदर है, बेबी डिलीवर होगा तो क्या साइन होंगे, बर्निक सेजोसा नहीं होगा, पूरा एमनियोटिक फ्लूइड में ही झट जाएगा, प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, स्केंटी सेफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम होगा, और ओलिगोहाइड्रोमनियोस होगा क्योंकि बेबी क्या हो गया, पोस्टम। ओवरग्रोन नेल्स आपको बड़े हुए देखने को मिलेंगे, रिंकल्ड स्किन ऑफ न्यूबॉर्न, स्किन फोल्ड थिकनेस देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर था वो क्या आया था, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी 42 वीक से ज़्यादा की हो जाती है। प्रेसिपिटेट लेबर जब कंसीडर किया जाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, जिसको हम रैपिड लेबर भी कहेंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, यदि प्रेसिपिटेट पूछें तो इसमें 4 स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट लेबर। इन विच स्टेज ऑफ लेबर एपिजियोटॉमी इज परफॉर्म्ड, तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी किस स्टेज में की जाती है, तो जब बेबी का हेड क्या हो, क्राउनिंग हो जाए, उस टाइम पर क्या किया जाता है, एपिजियोटॉमी की जाती है। तो कौन सी स्टेज होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जिस टाइम पर एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी की जाती है। जनरली एक कट लगाया जाता है आपका वेजाइना और एनस के बीच में। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट पोस्टपार्टम हेमरेज के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, डिक्रीज्ड बीपी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, तो सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। तो जो पीपीएच की सिचुएशन है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा बल्कि क्या होगा, कम होगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी पीपीएच, और वो भी विद इन 24 आवर में। लेकिन जब यदि प्लेसेंटल एक्सपल्सन के बाद से लेके 24 आवर से 6 वीक तक की डिलीवरी जो पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल में क्या माना जाता है, 500 ml से ज़्यादा, और जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं उनमें 1000 ml से ज़्यादा। यहाँ पर यदि कॉज आते हैं एग्जाम में, तो यूट्राइन अटोनी, लेसरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ यूट्रस से क्या है, कॉज है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन अटोनी। अब 4 टी याद रखना है, टॉन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। टॉन का मतलब है यूट्राइन अटोनिसिटी, टिश्यू का मतलब रिटेंड प्लेसेंटा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी पीपीएच के लिए। प्राइमरी के लिए पूछे तो यूट्राइन अटोनिसिटी, और सेकेंडरी के लिए पूछे तो रिटेंड प्लेसेंटा। फिर आता है ट्रॉमा, तो ट्रॉमा कुछ भी, ट्रॉमा जेनाइटल ट्रैक्ट, इन्वर्टेड यूट्रस, कुछ भी ट्रॉमा हो सकता है। और लास्ट है थ्रोम्बिन,
तो DIBC और कोआगुलोपैथी जो कि क्या है मोस्ट कॉमन रीजन है किसके लिए, PPH के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि इंक्रीज्ड द ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो PPH की सिचुएशन है इसमें ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर PPH का ट्रीटमेंट, तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, IV दिया जाएगा मेथार्जिन, बाईमैनुअल मसाज की जाएगी यूट्रस की। नेक्स्ट वन इज इफ अ वुमन हैज गॉट नॉट बिगन टू मेंस्ट्रुएट टिल 16 ईयर ऑफ एज, इट्स नोन एज। तो यदि कोई फीमेल 16 साल की एज तक उसके मेंस्ट्रुएशन एक भी बार कभी बार नहीं आए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया, डिसमेनोरिया, फिर पॉलीमेनोरेजिया। कोई वुमेन यदि 16 साल तक की एज हो गई है और उसके अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया। क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया। और जब यदि मेंसेस क्या हो जाए, 6 मंथ के लिए एब्सेंट हो जाए, जो रेगुलर साइकिल किसी की मान लीजिए जनवरी से जून तक कंटिन्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई, लेकिन जून से क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, 1 महीने आई, 2 महीने नहीं आई, फिर से आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमनोरिया। यहाँ पर कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को लेके, ओलिगोमेनोरिया दैट मीन्स जो इंटरवल है जनरली 5 डेज का होता है, यदि ये 30 डेज का होता है, 28 डेज का, अलग अलग फीमेल्स की अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो ओलिगोमेनोरिया को तब कंसीडर किया जाएगा जब जो इंटरवल एवरी 28 डेज में मंथली साइकिल है वो कब आए, 35 डेज से ज़्यादा में आए। पॉली में लेस देन 21 डेज में। मेट्रोरेजिया में बहुत ज़्यादा जो रेगुलर इंटरवल है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो यहाँ पर क्या है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल एंड बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन, इट्स नोन एज। यदि कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, जेस्टेशनल पीरियड के बाद, लेकिन 37 कंप्लीटेड वीक के पहले आते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, पोस्टर्म प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी कि प्रेगनेंसी कितनी है, 20 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है लेकिन 37 वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो क्या कहलाएगी, प्री टर्म लेबर। क्या कहलाएगी, 37 कंप्लीट वीक नहीं हुए हैं, 20 वीक के बाद है, 23 वीक के बाद है, बट बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक, तो क्या कहलाएगा, प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर टर्म प्रेगनेंसी कब कहलाती है, जब 39 से 40 वीक का बेबी हो। अर्ली टर्म 37 टू 39 वीक्स। लेट प्री टर्म होंगे जो बेबीज 34 से लेस देन 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए हों। वेरी प्री टर्म जो कि 28 से 32 वीक के पहले हो गए हों, जो 28 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए, उनको क्या कहते हैं हम, एक्सट्रीमली प्री बर्थ बेबीज। नेक्स्ट वन इज विच काइंड ऑफ मेडिकेशन इज यूज टू पोस्टपोन प्री टर्म लेबर। कौन सी मेडिसिन देके हम जो प्री टर्म लेबर, जो डिलीवरी 37 वीक के पहले ही यदि लेबर पेन होने लगता है या लेबर पेन आते हैं, तो हम प्री टर्म लेबर को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो कौन सी मेडिसिन होगी, ऑप्शन में टोकोलाइटिक, ऑक्सीटोसिन, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो पोस्टपोन प्री टर्म लेबर को हम करेंगे वो कौन से मेडिसिन होंगे, टोकोलाइटिक एजेंट। ये क्या करते हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो टोकोलाइटिक्स एजेंट को क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी जो प्री टर्म प्रेगनेंसी उनको पोस्ट टर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, फिर थोड़ा सा डिले करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज बबलर असेसमेंट इज यूज्ड इन विच प्रायोरिटी ऑफ प्रेगनेंसी। तो बबलर असेसमेंट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में क्यों यूज़ किया जाता है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो बबलर असेसमेंट किया जाता है कब, प्रेगनेंसी के पीरियड में। तो इसका मतलब क्या है, तो वो पोस्टनेटल असेसमेंट। ब्रेस्ट, यूट्रस, बॉलर्स, ब्लैडर, लोचिया, एपिजियोटोमी, ये सभी चीज़ें किस में चेक की जाती हैं, बबलर असेसमेंट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पोस्टनेटल प्रेगनेंसी में, आफ्टर द डिलीवरी पोस्टमार्टम पीरियड में ब्रेस्ट चेक किए जाएंगे, यूट्रस, बॉवल्स, ब्लैडर, लोचिया और एपिजियोटोमी, उसी सेक्शन हुआ है तो वो चेक है जो किया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बबलर असेसमेंट, जो कि किसके लिए हेल्पफुल है, पोस्टर्म प्रेगनेंसी के लिए, सॉरी पोस्टनेटल पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन इज
डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? ऑप्शन में बेबी बॉर्न टू एनेमिक मदर, RH इनकम्पैटिबिलिटी, बेबी बर्थ वेट मोर देन 2.8 kg। तो जो यहाँ पर क्लैंपिंग है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग है, इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे? तो होगा RH इनकम्पैटिबिलिटी, यदि हमने एज सुन एज पॉसिबल RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर कॉर्ड को कट नहीं किया, डिले किया, क्या होने के चांसेस होंगे? RH इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि जो मदर की एंटीबॉडी है वो फीटस में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? मदर की जो एंटीबॉडी है बेबी में डिलीवर ना हो पाए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या माना जाता है? डिले कॉर्ड कटिंग को क्लैंप को है जो कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब है कि डिले माना जाता है। ऐसे केस में हमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है जिससे मदर की एंटीबॉडी बेबी में ट्रांसफ़र ना हो पाए। नेक्स्ट वन इज इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद के लेके कुछ हफ्ते तक कहलाएंगे? परपीरियम, एंटीनेटल पीरियड, लोच या फिर पायरेक्सिया। क्या टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? तो वो गया यहाँ पर परपीरियम। 6 वीक आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, 6 हफ्ते होते हैं बेबी डिलीवर होने के बाद के, उसको हम क्या कहते हैं? परपीरियम पीरियड। अब परपीरियम पायरेक्सिया का मतलब है कि फीवर आ जाएगा, कॉज कुछ भी हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक, पेल्विक, थ्रोम्बस, फ्लेवाइटिस, कुछ भी रीजन है जो इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परपीरियल पायरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज लेट डाउन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो लेट डाउन रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है? सकिंग, मिल्क इजेक्शन, रूटलिंग या फिर मिल्क सीक्रेटिंग रिफ्लेक्स। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स का प्रोडक्शन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस ट्यूमरेट। अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की जो एक टैबलेट होती है उसमें कितना आयरन होगा? एलिमेंटल आयरन 40 mg, 50 mg, 70 mg या फिर 60 mg। जो एक एलिमेंटल आयरन टैबलेट होती है उसमें कितना आयरन होगा? उसमें होगा टोटल 60 mg आयरन। कितना होगा? 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा, जो कि 300 mg फेरस सल्फेट होगा और 180 mg फेरस फ्यूमरेट होगा और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट होगा। तो ये इक्विवेलेंट होंगे सभी, लेकिन 60 mg क्या होगा? आयरन की जो टैबलेट होगी एलिमेंटल आयरन उसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइजेज। तो यदि यूट्रस वापस अपनी पुरानी साइज में रिवर्ट नहीं होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी यदि यूट्रस वापस अपने पुराने शेप में क्या होती है? रिवर्ट नहीं होती है, तो हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे? इन्वोल्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पर के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ। तो के बाइंड किन पेशेंट को दिया जाएगा? हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। के बाइंड दिया जाएगा जिन पेशेंट का हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन हो उनके लिए। किन के लिए? हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को क्या दिया जाएगा? के बाइंड दिया जाएगा। के बाइंड क्या है? एक पाउडर मेडिसिन है जो कि हाई पोटेशियम लेवल को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? के बाइंड के लिए क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट वन इज बैरल चेस्ट इज सीन इन। तो बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलेंगी? निमोनिया, लिवर फेलियर, एसाइटिस या फिर एम्फाइसीमा। जो बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी एम्फाइसीमा के पेशेंट में देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर बैरल चेस्ट का मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन शेप है जो आपको कैसा आगे को उठा सा देखने को मिलेगा। तो बैरल चेस्ट किसका एक क्लासिकल साइन है? एम्फाइसीमा का। एम्फाइसीमा क्या है? एक तरीके की COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है। नेक्स्ट वन इज यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो यदि यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो कौन सा करना चाहिए? फर्स्ट बॉइड, लास्ट बॉइड, मिड स्ट्रीम या फिर आइदर फर्स्ट और लास्ट बॉइड यूरिन।
तो यदि यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो जो क्या होगा आंसर आपका मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल है जो कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज। जब किसी को इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण होगा तो उस टाइप का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? क्रॉस इन्फेक्शन, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जब किसी की इम्यूनिटी कम होगी उस टाइम पर यदि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। याट्रोजेनिक का मतलब होता है कि आपको किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के थ्रू मिले इन्फेक्शन, वो कहलाएगा। और जो नोजोकोमियल है वो किससे होगा? हॉस्पिटल से मिलने वाला इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच वैन इज यूज्ड इन बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी के लिए कौन सी वैन यूज की जाएगी? ग्रेट सेफेनियस, फीमोरल, ब्रैकियल या फिर शॉर्ट सेफेनियस वैन। तो बाईपास सर्जरी के लिए जो वैन यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेट सेफेनियस वैन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग चाइल्ड इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ओवरकम दिस इफेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सक्सिनाइल कोलिन का एंटीडोट क्या होगा? एड्रिनेलिन, लिडोकिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर एट्रोपिन। तो इंट्यूबेशन के टाइम पर जब हम सक्सिनाइल कोलिन देंगे ब्रेडिकार्डिया जो कि कॉज करेगा, क्या है जिससे हम इसको ओवरकम करेंगे? तो वो होगा एट्रोपिन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा न्यूनेटल डेथ होती है किसके कारण होती है? प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, आरडीएस या फिर हेमरेज। तो जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है न्यूनेटल डेथ के लिए वो क्या है? प्रीमेच्योरिटी। क्या है? प्रीमेच्योरिटी। और यदि चिल्ड्रंस में पूछे तो क्या है? डायरिया। बट यदि इन्फेंट यहाँ पर पूछा है कि न्यूनेट्स में, न्यूनेट में क्या है? प्रीमेच्योरिटी। नेक्स्ट वन इज विथ द ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप द फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड अर्लीस्ट बिटवीन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से हम कितने वीक की प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं? 6 to 8 वीक, 24 to 26 वीक, 18 to 20 वीक या फिर 8 to 10 वीक। तो जो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप होंगे उनसे हम फीटल हार्ट साउंड जनरली 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं।